नमस्कार। शेर श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर के ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान का अध्याय नंबर 15, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। यानी प्रकृति में जो घटनाएं होती है वो किस कारण से होती है और उन घटनाओं से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन में उन घटनाओं से क्या हमें हानियां हैं और उन घटनाओं से किस प्रकार हमें लाभ है, या हानि है तो हम उस घटना से किस प्रकार बच सकते हैं या हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक घटनाओं के तहत। तो आज हम एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वो प्राकृतिक घटनाएं हैं तड़ित। ध्यान दीजिए, वास्तव में तड़ित होता क्या है। वर्षा ऋतु में हमने देखा होगा कि बादलों में बहुत जबरदस्त गर्जन होती है। बादल गरजते हैं और हमें बादलों के अंदर एक बिजली चमकती हुई नजर आती है। वास्तव में वो होता क्या है, ऐसा गांव में ऐसा लोग मानते हैं कि वो एक दैविक प्रकोप है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो दैविक प्रकोप नहीं है, वो एक आवेशों का आपस में टकराना है और आवेशों के टकराने से विद्युत आवेश उत्पन्न हो रहे हैं और वो आवेश टकराने से विद्युत उत्पन्न होती है। देखिए वो घटना वास्तव में होती क्या है। जो बादल होते हैं वो बादल होते हैं, उन बादलों के ऊपरी किनारे पर धन आवेश होता है। बादलों के ऊपरी किनारे पर धन आवेश होता है और बादलों का जो नीचे वाला किनारा है वो ऋण आवेश होता है। जब धन आवेश और ऋण आवेश आपस में टकराते हैं तो आवेश के प्रवाह होने के कारण या आवेशों के टकराने के कारण ये विपरीत आवेश है और हमें एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है और हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ये घटना साधारण बोलचाल की भाषा में या विज्ञान की भाषा में इस घटना को कहते हैं तड़ित। देखिए होता वास्तव में क्या है कि मान लीजिए ये बादल है, हमने इसको चित्र से समझाया गया है कि ये बादल है और बादल का जो हमने एक छोटा सा रूप बनाया है और बादल का जो ऊपरी किनारा है वह हमने प्लस प्लस यानी धन अंकित किया है। धन अंकित किया है, इससे तात्पर्य यह है कि जो बादल का ऊपरी सिरा है वो हमेशा धन आवेश होता है, ऐसा हमने अंकित किया है। और दूसरा है जो बादल का निचला किनारा है, नीचे का किनारा है, इस नीचे के किनारे में हमने ऋण चिन्ह लगाया है माइनस, और माइनस का यह तात्पर्य है कि नीचे का किनारा है जो ऋणावेश है। ध्यान दीजिए, बादल का जो ऊपरी किनारा है उसको हमने धन सिरा माना और नीचे का किनारा है जो ऋण सिरा होता है। वास्तव में ऐसा ही होता है कि बादल के ऊपरी किनारे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और नीचे वाले किनारे पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। जब ये आवेश आपस में टकराते हैं तो एक तड़ित उत्पन्न होता है, एक भयंकर आवाज उत्पन्न होती है और उस आवाज के साथ आवेशों का प्रवाह होता है और हमें आसमान में या बादलों में हमें बिजली चमकती हुई नजर आती है। इस संपूर्ण घटना को तड़ित कहते हैं। देखिए तड़ित वास्तव में होता क्या है। तड़ित की कहानी, तड़ित की कहानी बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश एकत्रित हो जाता है। जो बादल है उसके ऊपरी किनारा है और ऊपरी किनारे के निकट पास में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा ऋण आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाता है और जो ऋण आवेश है वो बादलों के जो निचले किनारा है वहां पर संचित हो जाता है। धरती के निकट भी धन आवेश का संचय होता है। ध्यान दीजिए, और धरती के निकट जो ये हवा है, धरती का धरातल है, धरातल के ऊपर जो वायु है उस वायु में भी सामान्यतः अधिकतर धन आवेश होता है।
धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है और जो वायु विद्युत की हीन चालक है, और हम जानते हैं कि जो वायु है जो विद्युत का कभी चालन नहीं करती है। वायु विद्युत का चालन नहीं करती है। विद्युत का चालन केवल धातुएं करती है। जो धातुएं की अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, आदि धातुएं विद्युत का चालन करती है। वायु विद्युत का चालन सामान्यतः नहीं करती है। या प्लास्टिक है या सूखी लकड़ी है, ये भी विद्युत का चालन नहीं करती है। तो हमें पता है कि वायु जो है जो विद्युत का चालन नहीं करती है, वायु विद्युत हीन होती है। अतः देखिए क्या होता है कि विद्युत हीन चालक है और आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती, और जो वायु है उसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है या किसी प्रकार का धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है। वो आवेश के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। वायु धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, किसी प्रकार के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की धारियां और ध्वनि उत्पन्न होती है। अब वायु है वो आवेश को रोक नहीं पाएगी, तो ऋण आवेश और धन आवेश आपस में मिलते हैं। जैसे ऋण आवेश और धन आवेश आपस में टकराते हैं तो एक प्रकार की विशेष प्रकार की ध्वनि हमें वर्षा ऋतु में बादलों के अंदर वो कड़कड़ाहट की ध्वनि हमें सुनाई देती है, और वहां पर बिजली चमकती हुई हमें आसमान में दिखाई देती है। वो वास्तव में होता क्या है कि धन आवेश और ऋण आवेश का आपस में टकराने से वो इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और वहां पर जो है बिजली चमकती हुई हमें नजर आती है। आगे देखिए, इसे हमें तड़ित के रूप में देखते हैं, और कभी कभी यह तड़ित इतनी खतरनाक होती है कि आसमान से हमें जमीन पर बिजली गिरती हुई नजर आती है। और कई बार ऐसी घटना होती है कि जमीन पर रखी कोई वस्तुएं जैसे मकान है या कोई जीव जंतु है, उन पर ये तड़ित गिरता है तो उनको नुकसान पहुंचाती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार की घटना बहुत भयंकर होती है। देखिए, इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत विसर्जन। यानी जो आसमान में जो बादल थे, बादलों के दोनों किनारे पर, ऊपरी किनारे पर तो धन आवेश था और नीचे के किनारे पर तो ऋण आवेश, उन आवेशों के आपस में टकराने से जो विद्युत बना तड़ित पड़ी, और वहां पर जो बिजली की तरह से वो चमकती हुई जमीन में गिरती है, और जमीन पर कभी कभी गहरा खड्डा बना देती है, या किसी वृक्ष पर गिरती है तो वृक्ष को तोड़ देती है, जानवर पर गिरती है तो जानवर की मृत्यु हो जाती है, या किसी मकान पर गिरती है तो वो मकान को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से जो विद्युत है वो जमीन में जाती है। इस प्रकार से आसमान से विद्युत जमीन में जाती है, उसको हम कहते हैं विद्युत विसर्जन होना। वास्तव में ये ध्वनि है या जो आसमान में बिजली चमकती है वो आपस में विद्युत आवेशों के प्रवाह टकराने से उत्पन्न विद्युत है जो जमीन में गिरने की कोशिश करती है, और कभी कभी इस घटना को देखते हैं तो मनुष्य के लिए हानिकारक भी होती है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे विस्तार से। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तड़ित की कहानी। देखिए, वास्तव में तड़ित क्या है। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। कक्षा 7 में आपने ये सीखा था कि गरजने वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती है। जब प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है एक प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः समझ सके। देखिए, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश एकत्रित हो जाता है और ऋणावेश बादलों के निकट किनारे पर संचित हो जाता है। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे हम ध्वनि के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन भी कहते हैं। यानी वास्तव में होता क्या है, जो बादल में जो बिजली चमकती है वो धन आवेश और ऋण आवेश का एक प्रकार का मिलना है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच तथा बादलों और पृथ्वी के बीच हो सकती है।
अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं तथा तड़ित के गिरने पर जीवन और संपत्ति को हानि होती है, अतः हमें इसे बचाव के उपाय करना आवश्यक है। वास्तव में हम तड़ित से किस प्रकार बच सकते हैं और वैज्ञानिकों ने कुछ उपाय बताए हैं। ध्यान दीजिए उपाय क्या क्या है। देखिए, तड़ित से सुरक्षा। तड़ित और झंझा के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां या दरवाजे बंद होने पर आप उनके भीतर सुरक्षित हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बादल तेज गरज रहे हैं या बिजली गिरने की संभावना है और आप किसी वाहन में बैठकर जैसे कार में आप यात्रा कर रहे हैं तो उनकी कार की जो खिड़कियां हैं वो बंद कर दीजिए। आपको वो एक प्रकार की सुरक्षा देती है। तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या नहीं करें। अगर बादलों में गर्जन तेज हो रही है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाहर खुले में जैसे खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर है, निर्माण कार्य हेतु मशीनें हैं, खुली कारें सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरणीय स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि में अच्छा नहीं होता है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना जरूरी है। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं तो जहाँ कोई शरणीय स्थल नहीं है वहाँ सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच में रखें। इस स्थिति से आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाते हैं। घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। जब भी बिजली गिरती है या तड़ित की घटना होती है तो यह तड़ित टेलीफोन के तार, विद्युत तार तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। यदि आपको याद है, तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। वास्तव में तड़ित क्या होता है? तड़ित एक विद्युत विसर्जन की घटना है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। किसी प्रकार घर में तार हो तो इस समय हमें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन या बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क में बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कोई जल बह रहा है तो तड़ित झंझा के समय हमें स्नान नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर है, टीवी है आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इससे कोई हानि नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए, तड़ित चालक। वास्तव में तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक जैसे मकान बनाते हैं तो मकान के जो है छत से एक तार शुरू करते हैं, उस तार का संपर्क जमीन से होना चाहिए, उसे कहते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इसे छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। वायु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत के तार, जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय नहीं स्पर्श नहीं करें। भूकंप।
आपने कभी तड़ित झंझा और तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश उस हद तक हमें इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा उस क्षेत्रों में बन रही तड़ित झंझा के बारे में भी चेतावनी दी जाती है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित और चक्रवात की संभावना भी रहती है। अतः इन परिघटनाओं में होने वाली स्थिति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं, भूकंप है। यानी भूकंप एक ऐसी घटना है जिसकी वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यह विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है और जहां पर भूकंप आता है वहां जनजीवन को भारी मात्रा में क्षति होती है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर में उरी और तंगधार शहर में बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप भी आया था। भूकंप क्या होता है, ये आता है तो क्या होता है, या इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है, देखिए। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूप्रकृति के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, यानी भूकंप हर समय और सब जगह आते रहते हैं। पराये को नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांध या लोगों को असीम हानि पहुंचा सकते हैं। इसके जीवन पर संपत्ति का विशाल या हानि हो सकती है। भूकंप के बाद भूस्खलन या सुनामी भी आ सकती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्र में अपार हानि भी हुई थी। भूकंप का वास्तविक कारण क्या है, देखिए। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण को नहीं जानते थे। अतः धारणा, मन गढ़ कथाओं जैसी पूजों की दादी ने सुनाया था कि की द्वारा व्यक्त की गई। संसार के लिए लोगों में भी इस प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। यानी पुराने जमाने में जो है लोग मन गढ़ित बातें भूकंप के बारे में बताते थे जो गलत है। अतः हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन होता है। पृथ्वी की इस परत को भूप्रकृति भी कहते हैं। पृथ्वी की एक परत एक खंड में नहीं होती है, यह टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे पर टक्कर खाती है तो टकराने के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूप्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न होता है। ये विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। यानी जो पृथ्वी की जो परतें हैं वो परतें एक दूसरे में गति करती है और गति करने के कारण से हमें भूकंप आता है। यदि भी हम भूकंप आने के रूप में निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक ये संभव नहीं हो सका कि आने वाले भूकंप के समय या स्थान की भविष्यवाणी कर सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि हम भूकंप के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये भूकंप कब आएगा या कौन से स्थान पर आएगा, ऐसा हम अभी तक नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा उसका उल्का पिंड के पिंड से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभि के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, परंतु अधिकांश पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही होता है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः ये प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय विद्यालय, समस्त उत्तर पूर्व भाग, कच्छ का रण, राजस्थान और सिंध गंगा के मैदान में
दक्षिणी भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आता है। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता कितनी है, भूकंप कितना कमजोर है, भूकंप कितना ज्यादा था, इसको मापने के लिए एक रिएक्टर पैमाना बनाया गया जो भूकंप को मापता है। अधिक विनाशकारी भूकंप को रिएक्टर पैमाने का परिणाम 7 से अधिक होता है। यदि भूकंप अधिक खतरनाक है तो रिएक्टर पैमाना इसका 7 से अधिक होता है। भुज और कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का जो परिमाण था वो 7.5 से अधिक था। भूकंप से बचाव। उपरोक्त चर्चा से हमने ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी भी हो सकते हैं, अतः ये आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्र में जहां पर भूकंप होने की अधिक आशंका होती है वे रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार होना पड़ता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो जो भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसका संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप निरापद हो सके। किसी योग्य आर्किटेक्ट या संरचना इंजीनियरिंग से परामर्श लेकर हमें भवन बनाना चाहिए। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी, इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति हो सकती है। यानी जो मकान बनाते हैं उनमें अधिकतर जो है लकड़ी का उपयोग करते हैं जिससे भूकंप से हमें कम हानि हो सके। अलमारियां इत्यादि की दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि आसानी से नहीं गिरे। दीवार घड़ी या फोटो फ्रेम या जल तापक आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानियां रखनी चाहिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर नहीं गिरे, क्योंकि उस भवनों के भूकंप के कारण आग लग सकती है। अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ विशेष जानकारी दी। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां करनी चाहिए। अगर हमें थोड़ा सा भूकंप का झटका अनुभव हो रहा है तो हमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। यदि आप घर में हैं तो क्या करना चाहिए। यदि किसी मेज के नीचे आश्रय ले या झटकों के रुकने तक वहीं रुके, ऐसा ऊंची या भारी वस्तु से दूर रहें जो आप पर गिर सके। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार या बस में हो तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वे धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंच जाएं। भूस्खलन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें इस अध्याय में सीखने को मिली और निम्नलिखित है। देखिए, कुछ वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जो दूसरी वस्तुओं से रगड़कर उन्हें हम आवेशित कर सकते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं उसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्कन कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी तथा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है। तड़ित आघात जीवन और संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के रूप से बचाया जा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने और थरथराने को हम भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। किसी भूकंप की विनाश ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है।
रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप का वाले भूकंप जीवन और समृद्धि को अपार क्षति पहुंचा सकता है। हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी